वेलकम बैक स्टूडेंट इन द लेक्चर सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग का ये आपका सेकंड सेशन, और इस सेशन में हम जानेंगे ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स और उसके फीचर्स या मेरिट्स के बारे में। देखिए भाई, जहाँ तक ऑर्गेनाइजिंग की बात आती है तो सपोज अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, तो आप क्या जवाब दोगे। देखो, अभी तक हमने क्या समझा है, तो प्लानिंग समझा है। प्लानिंग में हमने क्या समझा, दैट वी डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। ठीक है, और प्लानिंग हेल्प्स इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। इट्स क्वाइट फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्लानिंग। सो आफ्टर दैट प्लानिंग, जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, तो अब उन चीज़ों को करने के लिए, उन गोल्स को अचीव करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अब हमारे को रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करने की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज को प्रोक्योर करने की ज़रूरत होती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करने की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू हम अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर पाएँ और अपने गोल्स या एम्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। तो जब हम उनके इम्प्लीमेंटेशन पे उनके रिसोर्सेज की बात करते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत की बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन प्लान्स को एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उस स्टेप का नाम क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजिंग। सो यू कैन से ऑर्गेनाइजिंग इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ मैनेजमेंट और सेकेंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। अब जहाँ तक बात आती है इस पॉइंट की, तो देखो इस पॉइंट में किस तरीके से आपके लिए डिफ़ाइन किया गया है दैट organizing refers to the process of deciding who within an organization will perform what task। हमें डिसाइड करें कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में से कौन क्या परफॉर्म करेगा, किसका काम क्या होगा, डिसीजंस कहाँ लिए जाएंगे, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, विच मीन्स कौन किसका सीनियर होगा, कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा, और ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग हिस्से हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, परस्यू करने के लिए। ठीक है, अब इसीलिए कहा जाता है दैट ऑर्गेनाइजिंग typically involves dividing the enterprise into subunits based on functional task। मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे हिस्सों में बाइफरकेट करना। जैसे प्रोक्योरमेंट का काम कोई और करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई काम कोई और करेगा, प्रोडक्शन का कोई और काम करेगा, मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें अलग अलग होंगी। ठीक है, और उसमें डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, अथॉरिटी देना हर एक हिस्से को। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग एक तरीके से प्लानिंग का ही हिस्सा है या फिर स्ट्रैटेजाइजिंग का ही हिस्सा है, जो कि हम आगे इस बुक में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जो इम्प्लाई करता है, जो बताता है कि जो ह्यूमन एफर्ट है, जो इंसानी ताकत है, उसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे उस गोल को, उस एम को अचीव करने के लिए। रिसोर्सेज को असेंबल कैसे किया जाएगा ताकि यहाँ पे दोनों को यूनिफाइड मैनर में इस्तेमाल किया जा सके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। दस, ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन। इस बात को ध्यान से समझिएगा दैट ऑर्गेनाइजिंग क्या है, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन। इट डिसाइड्स हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, कि कौन सा इंसान कौन सा काम करेगा, वो काम कहाँ किया जाएगा और उस काम को कब किया जाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्रिएट करने की कोशिश करता है, जिसमें हम लोग के रोल्स को डिज़ाइन करते हैं और हर एक स्पेसिफिक डिजिग्नेशन पे, पोजीशन पे उसके अकॉर्डिंग स्किल्ड पीपल को अपॉइंट करते हैं और लोगों के एक दूसरे का रिश्ता, फॉर्मल रिलेशन, हम इसको भी क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे अथॉरिटी लेगा, किसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होगी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, डिसाइसिव पोजीशन किसके पास रहेगा। दिस इज़ द अल्टीमेट सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स। ऑर्गेनाइजिंग के यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं आपके सामने। फर्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, सेकेंड इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड इज़ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड फोर्थ इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। अब इन चारों स्टेप्स को ध्यान से समझिएगा। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक काम को फिक्स किया, इसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, सपोज दैट आपको एक फ़ंक्शन प्लान करना है, कोई भी फंक्शन हो सकता है।
अब उस फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट्स लाइक आपको रिसोर्सेज अरेंज करने होते हैं, आपको उसका इन्फॉर्मेशन लोगों तक डिसमिनेट करना होता है, लोगों को आपको इनवाइट करना होता है, उसके लिए आपको पैसे अरेंज करने होते हैं, ठीक है, फिर काम को एग्जीक्यूट करना होता है। तो इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द वर्क एंड डिवाइड द वर्क। सबसे पहले मेन काम क्या है और उसको छोटे छोटे हिस्सों में आप क्या करते हो, बाइफरकेट करते हो या फिर डिवाइड करते हो। आफ्टर डिवीज़न आप देखते हो कि इसमें से कौन कौन से जो टास्क हैं, कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ है, कौन कौन से जो वर्क हैं वो सिमिलर नेचर के हैं। जैसे जितने भी वर्क जो कि पैसे से रिलेटेड होंगे, फाइनेंस या मनी से रिलेटेड होंगे, वो सिमिलर नेचर के होंगे। तो उन सभी को एक डिपार्टमेंट में हम ला के रख देंगे और उस डिपार्टमेंट का नाम होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। दिस इज़ व्हाट वी कॉल डिपार्टमेंटलाइजेशन, विच मीन्स मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो हैं जो कि सिमिलर नेचर के हैं, जब उन सबको हम एक्यूमुलेट करके एक डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज़ व्हाट वी कॉल डिपार्टमेंटलाइजेशन। आफ्टर डिपार्टमेंटलाइजेशन हम हर एक ह्यूमन रिसोर्स के पोजीशंस को डिफ़ाइन करते हैं कि हाँ जी कौन कौन सी एक्टिविटी को करेगा, कौन कौन सी एक्टिविटी करेगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। इट्स लाइक कि डिपार्टमेंटल हेड कौन होगा, मैनेजर कौन होगा, जनरल मैनेजर कौन होगा, असिस्टेंट जनरल मैनेजर कौन होगा, सुपरवाइज़र कौन होगा। तो ये सारी चीज़ें हम कहते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। एंड आफ्टर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ हम यहाँ पे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को क्लियर करते हैं, मतलब कौन किसे रिपोर्ट करेगा। जैसे कॉमन सा सेंस है कि जो आपका इट्स लाइक कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर है वो जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, और जो जनरल मैनेजर है वो आपके चीफ मैनेजर को रिपोर्ट करेगा या डिपार्टमेंटल हेड को रिपोर्ट करेगा। तो इट्स लाइक कि हायरार्की डिज़ाइन कर देना कि सबसे टॉप पे कौन, देन कौन, ऑन देन कौन। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो दिस इज़ द कंप्लीट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. So first is identification and division of work. You need to identify the tasks that you need to perform, and you need to divide that concerned task into small and manageable forms so that people can easily complete their task and activity. After that, you need to do the departmentalization or departmentation, which means you need to collect the similar nature of task and compile into a single department so that the each and every single activities can be done with the complete specialization. ठीक है। अब जो डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट्स का कोई भी बेसिस हो सकता है, जैसे फंक्शन है, ठीक है, वो बेस हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट का भी एक बेस हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपके सामने कॉस्मेटिक है, गारमेंट है, फूड बेस, तरीके से भी डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, और टेरिटोरियल बेसिस से भी बनाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। जैसे अगर आप इंडियन रेलवे की बात करते हो तो इंडियन रेलवे का जो डिपार्टमेंट है और टेरिटोरियल बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। आफ्टर दैट असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ और जॉब पोजीशंस, मतलब कौन इंसान क्या परफॉर्म करेगा उसकी क्लैरिटी, एंड देन स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इट्स लाइक कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स को क्लियर करना कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा और कौन किसको ऑर्डर देगा। ये सारी चीज़ें आपके स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के कैटेगरी में आती हैं। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्यों ज़रूरी है। इट्स लाइक आप ये मानिए कि एक बड़े से एक्टिविटी को छोटे छोटे हिस्सों में बाइफरकेट करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। उन सभी जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को एक डिपार्टमेंट्स में लेके आना क्यों ज़रूरी है, लोगों को उनकी ड्यूटीज़ असाइन करना क्यों ज़रूरी है, और सीनियर सबऑर्डिनेट का रिश्ता भी डिफ़ाइन करना क्यों ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपके इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में आती है। तो इसी के लहजे से हम इस इम्पॉर्टेंस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले चीज़ है कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसे आप बड़े से एक्टिविटी को छोटे छोटे हिस्सों में बाइफरकेट करोगे तो वो हर एक छोटा हिस्सा आप उस बंदे को परफॉर्म करने के लिए दोगे जिस बंदे के पास स्पेशलाइजेशन है, एक्सपर्टीज़ है उस काम को परफॉर्म करने के लिए। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में टैक्स का काम अलग होगा तो अकाउंटिंग का काम अलग होगा, तो कॉस्ट का काम अलग होगा। कॉस्ट का काम उसको दिया जाएगा जो कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा, फिर जो कॉस्ट एक्सपर्ट होगा। टैक्स काम उसको दिया जाएगा जो कि टैक्स में एक्सपर्ट होगा, क्योंकि टैक्स वाला ज़रूरी नहीं है कि
वो अकाउंटिंग का भी काम कर पाए या फिर वो कॉस्ट का भी काम कर पाए। तो इसीलिए एक तरीके से वर्कलोड तो रिड्यूस होता ही होता है और आप एक्सपर्ट्स को वो काम हायर करके देते हो, इसलिए आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मिलता है। साथ ही साथ जब आप रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियर करोगे, इस्टेब्लिश करोगे कि कौन किसको सब रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, तो जो वर्किंग रिलेशन है उसमें क्लियरिटी आएगी। क्या आएगी उसमें? क्लियरिटी आएगी। इट्स लाइक कि कौन किसको लीड करेगा ये प्रॉपर क्लियर रहेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो और टाइम वेस्ट ना हो। आपका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हुआ, क्योंकि जो जॉब्स के डिस्क्रिप्शंस हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके अंडर रह के करना है, कौन कौन रिसोर्सेज के साथ, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहेंगी, जिसके कारण आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल होगा वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। साथ ही साथ जब यहाँ पे आपको पता है कि कौन किसको कौन क्या परफॉर्म करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करे, कौन किसके अंडर रह के काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है, तो ये क्या दिखाता है? तो ये आपके जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो इफ़ेक्टिव दिखाएगा। इट्स लाइक कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होगा, ठीक है, कंपाइल्ड वर्क्स नहीं होंगे, सारे एक्टिविटीज़ ऑन टाइम कंप्लीट होंगे, जिसके कारण एक्सपेंशन एंड ग्रोथ की भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। जस्ट लाइक न्यूकर ने सब चीज़ को डिफाइन करा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, उन्होंने पे फॉर परफॉर्मेंस का भी सिस्टम क्लियर करा। तो इस तरीके से न्यूकर ने जो ग्रोथ पाया है वो ऑर्गेनाइजिंग के बेसिस पे ही पाया है। अगर आप इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को ढाल के रखोगे, ऑर्गेनाइजेशन की आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करके रखोगे, तो आने वाले चेंज में भी आप उन चेंज को अडॉप्ट कर सकते हो। मतलब बिज़नेस इन्वायरमेंट के कारण जो बदलाव आएगा, जो डायनामिज़म के कारण जो चेंज आएगा, उस चेंज को आप इजीली अडेप्ट कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ आपके अंडर जो काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनका भी आप अच्छे से डेवलपमेंट कर पाओ, क्योंकि उनको पता है कि क्या काम करना है तो उसी काम करेंगे और दूसरे काम को नहीं करेंगे। उनको पता है किससे ऑर्डर लेना है, उनको पता है कि उनके पास क्या अथॉरिटी है। तो हर चीज़ को अगर जान के, सोच के, समझ के अगर आप काम परफॉर्म करते हो तो उस काम को आप अच्छे से करते हो। और जब काम को अच्छे से करते हो तो ऑब्वियसली बात है आपका प्रोफेशनल लाइफ आराम से डेवलप करता ही करता है। इसलिए यहाँ पे कहता है दैट ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल बाय डेलीगेशन ऑफ वर्क, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया गया है कि जब एक इंसान अपने जूनियर को कोई काम करने के लिए कहता है कि हाँ जी ये काम कर दो, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड डेलीगेशन। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर आपका बॉस अगर आपको छोटे छोटे अपने काम पास ऑन कर रहा है तो आप फ्यूचर मैनेजर बन सकते हो और इस तरीके से आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा। इसलिए कहा जाता है कि जो इफ़ेक्टिव डेलीगेशन है, मतलब जब जो सीनियर अपने जूनियर को अपनी कुछ काम को डेलीगेट करता है, पास करता है करने के लिए, तो इससे जो सीनियर है, जो मेन मैनेजर है, उसका जो वर्कलोड है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है और आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें एक पर्सन को, एक सबऑर्डिनेट को अपॉर्चुनिटी देती हैं कि अपने टैलेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। तो ये था आपका बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइजिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब आपके पास जो भी कंटेंट है उसको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम है पूछे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट सेशन की ओर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, और उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।